फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 74A ऑफ द सीजीएफटी एक्ट। फ्रेंड्स, सेक्शन 74A ऑफ द सीजीएफटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये फाइनेंस बिल 2024 बिल नंबर 2 में सेक्शन 74 को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लागू होगी। इसके पहले के कोई भी फाइनेंशियल ईयर में ये सेक्शन लागू नहीं होगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से गवर्नमेंट ने सेक्शन 73 और 74 को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि फ्रॉम 2024-25 सेक्शन 73 और 74 नहीं लागू होगी, उसकी जगह सेक्शन 74A लागू होगी। सेक्शन 73 और 74 में फ्रॉड केसेस और नॉन फ्रॉड केसेस में नोटिस देने की टाइम लिमिट अलग अलग रखी गई थी, जिसको रिमूव करके गवर्नमेंट ने कॉमन टाइम लिमिट कर दी, वेदर इट इज अ फ्रॉड केस और वेदर इट इज अ नॉन फ्रॉड केस। आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन 74A। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेक्शन 73 and 74 हैज बीन abolished। आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन 74A ऑफ द सीजीएफटी एक्ट। सेक्शन 74A ऑफ द सीजीएफटी एक्ट कहता है कि अगर आपने टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया, शॉर्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपीज का पेमेंट करना था और आपने 50 रुपए का पेमेंट किया, तो उसे बोलते हैं टैक्स शॉर्ट पेड। अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करना, मान लो कि 100 रुपीज का पेमेंट करना था और आपने एक भी रुपये का पेमेंट नहीं किया, तो उसे बोलते हैं टैक्स नॉट पेड। अगर आपने एरोनियस रिफंड ले लिया, मान लो कि आपका रिफंड ही नहीं बनता था और आपने 120 रुपये का रिफंड ले लिया, तो उसे बोलते हैं एरोनियस रिफंड। और मान लो कि आपका 100 का रिफंड बनता था और आपने 120 का रिफंड ले लिया। नेक्स्ट थिंग इज आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। इन केस में आता है कि आपकी आईटीसी अगर 2B में नहीं शो हो रही है, या फिर ब्लॉक क्रेडिट या फिर एनी अदर एक्स्ट्रा ब्लॉक क्रेडिट जो कि दिया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जो ब्लॉक क्रेडिट दी गई है, उसकी क्रेडिट अगर आपने ले ली, जो बिल 2B में शो नहीं हो रहे थे उसके क्रेडिट आपने ले ली, तो वही केसेस आपके आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज में कवर हो सकते हैं। अगर ये केस, कौन कौन से केस, टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ, शॉर्ट पेमेंट हुआ, या फिर आपने एरोनियस रिफंड ले लिया, या फिर आपने आईटीसी रॉन्गफुली अवेल कर दी या फिर यूटिलाइज कर दी, तो इन केस में ऑफिसर आपको नोटिस इश्यू करेगा। ठीक है, नोटिस इश्यू कब करेगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। अगर आपका टैक्स की अमाउंट अगर 1000 से कम है तो ऑफिसर आपको नोटिस इश्यू नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स ड्यू की जो अमाउंट है वो अगर 1000 या उससे ज्यादा है तो ही नोटिस इश्यू होगी। अब नोटिस इश्यू करने की टाइम लिमिट क्या होगी, वह भी सेक्शन 74A में दे दी गई है। नोटिस कैन बी इश्यूड फ्रॉम द 42 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लो कि फाइनेंशियल 24-25 कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2025। उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या रहेगी, 31/12/2025। 31/12/2025 में आपको 42 मंथ ऐड करने हैं। 31/12/2025 में अगर मैं 42 मंथ को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30 सितंबर 2029। ऑफिसर मुझे 30 सितंबर 2029 तक अंडर सेक्शन 74A ऑफ द सीजीएफटी एक्ट नोटिस इश्यू कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। राइट, अब ऑर्डर की भी टाइम लिमिट दे दी गई है कि अगर नोटिस इश्यू कर दिया तो विद इन हाउ मच टाइम ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द ऑर्डर। ऑर्डर टाइम लिमिट इज 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। मान लो कि अपने केस में नोटिस इश्यू करने की लास्ट डेट थी 30/9/2029 और हम मान लेते हैं कि ऑफिसर ने लास्ट डेट को ही नोटिस इश्यू की 30/9/2029। अब उसके पास ऑर्डर इश्यू करने के लिए कितनी टाइम लिमिट है, 12 मंथ। 30/9/2029 में 12 मंथ का एडिशन करेंगे तो 30/9/2030 तक ऑफिसर ऑर्डर बना के हमें इश्यू कर देगा। कैन टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर may be extended? Yes, time limit for order is extended by further 6 months
if reason to be recorded in writing and there will be a permission of the proper officer not below the rank of the joint commissioner. So joint commissioner या उससे above officer वाले से परमिशन लेनी होगी और उसके सारे रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए, तो ऑर्डर की टाइम लिमिट फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है। सो इस केस में ऑर्डर की डेट थी 30/9/2023, अगर जेसी यानी कि जॉइंट कमिश्नर ने 6 महीने बढ़ा दिए तो 31/3/31 तक ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन के केस में 74A में नोटिस इश्यू हो सकती है, उसके टाइम लिमिट क्या है और ऑर्डर कब तक इश्यू हो सकता है। नाउ सपोज हमारी सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, सपोज इन फ्यूचर हमें 25-26 की नोटिस आई अंडर सेक्शन 74A में, और क्या असेसिंग ऑफिसर 25-26 की नोटिस में 24-25 का टैक्स पेएबल का स्टेटमेंट लगा सकता है कि नहीं? आंसर इज यस। 25-26 की नोटिस अगर हमको इश्यू हुई है और अगर 25-26 और 24-25 के जो टैक्स पेएबल है उसके ग्राउंड सेम है, नोटिस के अगर ग्राउंड सेम है तो वो एक स्टेटमेंट इश्यू करेगा प्रॉपर ऑफिसर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड सच स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड एज नोटिस अंडर सेक्शन 74A। सो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की नोटिस इश्यू हुई हो तो भी वह एक स्टेटमेंट निकालकर आपसे 24-25 की डिमांड कर सकता है, सब्जेक्ट टू इट इज कवर्ड बाय द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 74A ऑफ द CGFT एक्ट। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इसकी पेनल्टी क्या है। सो पेनल्टी में दो केस डिवाइड किया है, या तो फ्रॉड है या तो फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड है, अगर आप नोटिस इश्यू हो जाने के विद इन 60 डेज अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप विद इन 60 डेज पेमेंट नहीं करते हो तो पेनल्टी विल बी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिच एवर इज हायर। मतलब अगर 10,000 का मेरा टैक्स था तो 10% ऑफ टैक्स विल बी 1,000 और 10,000 व्हिच एवर इज हायर। सो यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 10,000 रुपीस और 10% ऑफ टैक्स व्हिच एवर इज हायर। सो फॉर नॉन फ्रॉड केसेस अगर आपने 60 दिन में नोटिस इश्यू हो जाने के 60 दिन में पेमेंट कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिच एवर इज हायर। नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉड केसेस। तो फ्रॉड केसेस में क्या आता है, सबसे पहले तो पेनल्टी इज 100% ऑफ टैक्स। मान लो कि आपका 1 लाख का टैक्स बन रहा है तो पेनल्टी विल बी 1 लाख। लेकिन अगर आपने नोटिस इश्यू हो जाने के 60 दिन में पेमेंट कर दिया सो पेनल्टी विल बी 25%, दैट इज 25,000। ठीक है, अगर आपने नोटिस नहीं लेकिन ऑर्डर इश्यू हो जाने के 60 दिन में पेमेंट कर दिया तो पेनल्टी विल बी 50%, दैट इज 50% ऑफ 1,50,000। सो यहाँ पे 3 सिनेरियो है। जनरली इन फ्रॉड केसेस पेनल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू द टैक्स, दैट इज 100% ऑफ टैक्स। लेकिन अगर आपने नोटिस इश्यू हो जाने के 60 दिन में टैक्स का पेमेंट कर दिया तो पेनल्टी विल बी 25%। अगर ऑर्डर इश्यू हो जाने के 60 दिन में पेमेंट किया तो पेनल्टी विल बी 50%। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ पेनल्टी फॉर द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अगर आपने कोई भी पेमेंट जिसकी ड्यू डेट आ गई है उसके 30 डेज में नहीं किया तो उसमें पेनल्टी रहेगी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिच एवर इज हायर। सो यहाँ पे भी बताया गया है कि 3B वर्सेस 1 का डिफरेंस होता है, उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाएगा। मान लो कि आपका नवंबर का टैक्स बन रहा था, उसकी ड्यू डेट थी 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से 30 डेज पे अगर आपने सेल्फ असेसमेंट का टैक्स नहीं भरा तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे पेनल्टी डिमांड कर सकता है, दैट इज 10% ऑफ टैक्स or 10,000 whichever is higher. This penalty is similar to the non-fraud cases. So I hope you will understand. This is no fraud case and this is self-assessment tax. In both the cases, penalty will be same, but scenario will be different. Next thing is जो fraud cases होते हैं उसमें क्राइटेरिया क्या लिया जाता है कि
आपने कोई फ्रॉड किया है या फिर आपने कुछ फैक्ट छुपाए हैं, दैट इज द सप्रेशन ऑफ फैक्ट, एंड या फिर आपने कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, यानी कि आपने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, यानी आपने फ्रॉड किया है या फिर कुछ तथ्य छुपाए हैं या फिर जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो ऐसे केसेस में फ्रॉड वाली पेनल्टी आपको लगेगी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट। सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई भी फैक्ट इंफॉर्मेशन रिटर्न में नहीं दिखाया या फिर कोई भी स्टेटमेंट या रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट जो कि ऑफिसर ने आपसे मांगा है और आपने नहीं दिया या फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो उसे बोलेंगे सप्रेशन ऑफ फैक्ट। या फिर ऑफिसर ने आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी है और आपने प्रोवाइड नहीं की, तो उसे बोलेंगे सप्रेशन ऑफ फैक्ट। अगर मान लो कि रिटर्न 3B का जो रिटर्न होता है उसमें आपको एग्जम्प्ट सप्लाई डिस्क्लोज करनी पड़ती है और कई लोग एग्जम्प्ट सप्लाई डिक्लेयर नहीं करते, या फिर एग्जम्प्ट इनवर्ड सप्लाई भी डिक्लेयर करनी होती है, जो लोग नहीं करते, तो इसे क्या सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। अगर आप बेयर रीडिंग करेंगे एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 74 है, तो उसमें तो ऐसा लिखा गया है कि फेल टू डिक्लेयर द फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। मींस अगर आपने कोई भी एग्जम्प्ट या फिर इररिलेवेंट डिटेल जो आपको लगती है इससे टैक्स लायबिलिटी कोई इफेक्ट नहीं होती या फिर आईटीसी भी कोई इफेक्ट नहीं होती, अगर वो चीज अगर आपको 3B में दिखानी है पर आपने नहीं दिखाई है, तो भी इससे सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जा सकता है और आप पे फ्रॉड वाली पेनल्टी लग सकती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ सेक्शन 74A ऑफ द CGFT एक्ट। This section is still proposed by the Finance Bill number 2 of the 2024. ठीक है, still it is only the proposed section until it Finance Act is passed by the government. So, in short, from Financial Year 24-25, 73 and 74 is gone away. New section 74A will be applicable. Now question may arise, what will be the scenario for the financial year before 24-25? Before 24-25 you have to go via section 73 and 74. So I hope you will understand this. Thank you very much.